गुड इवनिंग सर। ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले क्लास में कम बच्चे थे, जैसे जैसे क्लास खत्म हो रही है ज्यादा बच्चे बढ़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? अटेंडेंस देख के मुझे लग रहा है ज्यादा बच्चे आ रहे हैं अब। कम हो गए शायद। अच्छा, नहीं, जैसे पिछली जो 2-3 क्लास हुई है उसमें मैं देख रहा था कि पहले 3-4 बच्चे थे, एक दिन 5 बच्चे थे, एक दिन 4 थे, आज 9 है। तो सर ओके। आपकी तो क्लास ही हफ्तों बाद हो रही है। अब तो बात नहीं, तो मैंने जैसे हमारी लास्ट 3 क्लासें हुई है ना, मैं तीसरी क्लास है मेरे ख्याल से सेमीकंडक्टर जो हम पढ़ रहे हैं। सर तो क्लास 11th। 11। अरे यार, अच्छा आपका 11th क्लास है क्या? यस सर। एक मिनट, यस सर। एक मिनट यार, एक मिनट, मुझे गलत लिंक आ गया क्या? एक मिनट को, मुझे लगा 12th क्लास है आप लोगों का। अब वो है क्या ना बोलते हैं 12th। ओके, आप लोग 11th क्लास से हैं, 11th इंजीनियरिंग। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे लगा 12th वाले, क्योंकि 12th वाले तो एक्चुअली उनका कोर्स खत्म हो रहा था, लास्ट क्लास थी आज, उनका कोर्स आज खत्म ही हो जाना था। तो मैंने कहा कि आपका कोर्स अब खत्म हो रहा है, और अब आप लोग जो है ज्यादा आ रहे हो, पहले कम आ रहे थे तो ऐसे कैसे हो गया? ओके, चलो कोई बात नहीं। तो ओके, हम लोग, अच्छा, मैं फिर ये दूसरी स्लाइड खोल लेता हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे थे तक ये बता दो आप लोग मुझे, हम लोग कहाँ पे थे आपके साथ? सर फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमने एक्सेस प्रेशर पढ़ा था लास्ट टाइम। अच्छा, हमने उसके सरफेस टेंशन वगैरह क्वेश्चन वगैरह किए थे ना आपके साथ। यस सर। यस सर। आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह हो गया था उसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स में? यस सर। यस सर। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या करना है हमें? प्रॉपर्टीज आपका, मैंने ये कंप्लीट है पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पोर्शन, बर्नौलीज थ्योरम वगैरह हो गई है इसमें? यस सर। ओके, जस्ट अ मिनट, ये क्या हो गया? अच्छा, मैं 2 मिनट का टाइम दो, फिर मैं पूरा सेटिंग जो है एक बार चेंज कर लूँ थोड़ा। ये क्या बोल रहा है? ओके, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा हो गया है, हमें अब करना है आगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड करना है। ग्रेविटेशन आप लोग कर चुके होंगे, आई थिंक, आई होप। यस सर। यस सर। राइट, ग्रेविटेशन हम लोग कर चुके हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड हमें करना है, उसके बाद फिर हमें आगे मूव करना है, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह वगैरह है ना, वो सब चैप्टर हमारे, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स, ऑसिलेशन, एसएचएम, दैट ऑल वी हैव टू डू। इसमें से कुछ किया तो नहीं आपने भी ना? नो सर। सर जो फ्लूइड्स है उसके सब फ्लूइड्स में भी अभी कैपिलरी एक्शन रहता है। कैपिलरी रिएक्शन रहता है अभी? यस सर। यस सर। चलो, चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको तो बंद कर दूं मैं, तो मुझे चाहिए ही नहीं। ओके यार, 1 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट का टाइम दो, तब तक कुछ और अगर आपको कोई डिस्कस करनी है बात तो डिस्कस कर लो, तब तक मैं सेट कर लूँ इसे एक बार। मैं एक्चुअली कंफ्यूज था, मुझे लगा 12th क्लास है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, तो मैंने सारा सेटिंग उसकी वजह से कर लिया था। एनीवे, किसी को अगर कोई और तब तक वो करना है, क्या नाम बोलते हैं, पूछना है कुछ, ऐसा कुछ डाउट है तो यू कैन हैव दैट थिंग। मेरा पेन ड्राइव कहाँ है? ये रहा। अच्छा, एक्सेस प्रेशर बताओ, तब तक बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है? सर 4s बाय सर आर। 4 T/R। हाँ, 4s/r या 4t/r। और अगर ड्रॉप होता तो क्या होता? 2T/R। 2s यार। 2t/r। अच्छा, एक चीज बताओ कि अगर मान लो कोई मेरा बबल है, वो लेक में 10 मीटर पानी के नीचे है, उसके अंदर प्रेशर निकाल सकते हो कितना होगा? यस सर। बताओ कितना रोज होगा? ये कितना होगा? दस मीटर पानी के नीचे है। हाँ, ओके, इसको यूज कर लेते हैं। आपने मुझसे, चलो करो पहले। डाटा नहीं पूछा आपने, कुछ मिसिंग लग रहा है कुछ। सर वेरिएबल्स में निकालना है।
चलो आप ठीक है, रेडियस के टर्म में निकाल लो, उसका रेडियस आर मान लो, रेडियस आर मान लो, उसके टर्म में देखो। डन सर। कितना आएगा? So 2 atmospheric pressure plus 4 s by r. 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 4 s by r. 4s/r बबल है आपका। अच्छा, मैंने जी बाकी और लोग रो की वैल्यू डाल दी थी। ओके। 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 मीटर वाटर का प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ रहा है आपका। यस सर। 10 मीटर वाटर चेक कर लो एक बार। 10 मीटर वाटर तो हम्म। 10 मीटर वाटर इज 1। बाकी लोग बताओ कितना आएगा, बाकी लोग भी तो लगा लो, एक ही बच्चे में थोड़ी निकालना है। मैंने भी सेट कर लिया लगभग, फटाफट बताओ। बताओ डियर बाकी लोग। सर 10⁻7 यूनिट पास्कल्स। अच्छा 10⁻7 आ रहे हैं, चलो एक बार देख लेते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये था कि एक लेक है या कुछ भी वाटर बॉडी है मान लो, और इसमें वाटर यहाँ तक है मान लो, और एक बबल है वो 10 मीटर की दूरी पे है यहाँ से, डेप्थ पे है सॉरी। तो डी इसका जो है 10 मीटर है और ये वाटर है। आपको बताना था इसके अंदर प्रेशर कितना है, आपको बताना था प्रेशर इनसाइड बबल। तो प्रेशर इनसाइड जो होता है आपको पता है, एक्सिस प्रेशर जो होता है पी एक्सिस, वो फॉर्मूला हमने पढ़ा था 4T/R होता है। तो एक्सेस प्रेशर क्या होता है कि बाहर के मुकाबले मेरा प्रेशर कितना एक्सेस है, तो यानी पी आउटसाइड, सॉरी इनसाइड ज्यादा होगा इसमें, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड होगा, दिस इज 4T/R। तो यानी कि पी इनसाइड जो आएगा, पी इनसाइड जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू पी आउटसाइड, इधर को चला जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 4T/R। ठीक है, तो मेरा पी इनसाइड जो आएगा वो पी आउटसाइड प्लस 4T/R आएगा। ओके, अब जो है आउटसाइड प्रेशर मुझे चाहिए, आउटसाइड मतलब यहाँ का प्रेशर। यहाँ पे जो प्रेशर होगा एक तो एटमॉस्फेयर के कारण होगा पी नॉट, और एक इस वाटर कॉलम के कारण होगा, यहाँ पे जो वाटर कॉलम है। तो प्रेशर जो मेरा नेट होगा पी आउटसाइड, दिस विल बी इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। पी एटमॉस्फेरिक मेरा जो है, पी एटमॉस्फेरिक मेरा जो है वो 1 atm होता है 10⁵, इतना ही होता है ना। यस सर। यस सर। अच्छा तो 2 इसलिए 2 आ रहा था आपका। यस ओके, सर। 1000 इसकी डेंसिटी है, जी आपका 9.8 लो या 10 ले लो, एच आपका 10 मीटर है, तो आपका ये आ गया 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा आ गया आउटसाइड का प्रेशर, ये मेरा आ गया आउटसाइड का प्रेशर। ठीक है, ये आउटसाइड का प्रेशर आ गया, इनसाइड का मुझे निकालना था, तो इनसाइड का जो प्रेशर हो जाएगा बस 4T/R ऐड हो जाएगा इसमें, 2 × 10⁵
या 2 ATM बोल लो इसे, प्लस 4T/R। अब अगर मुझे T और R दिया हुआ है तो मैं ये भी पुट कर लूंगा और मेरा ये भी आंसर आ जाएगा। तो ये क्लियर हुआ सबको कैसे कैसे किया हमने? Yes, sir. Yes. ओके राइट। हमने वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पढ़ लिया ना आप लोगों ने? इफ्लक्स वेलोसिटी पढ़ लिया, √2gh जो आती है वो पढ़ ली? Yes, sir. Yes, sir. बर्नौलीज पढ़ लिया है और सरफेस एनर्जी पढ़ लिया आपने, ये सब आपने पढ़ लिया है। आपका जो बाकी है वो है केवल इसमें आप कह रहे हैं कि आपका कैपिलरी एक्शन बाकी है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन आप लोग क्या जानते हो कैपिलरी एक्शन के बारे में? पहले आप बताओ, बेसिक आइडिया क्या है आपको कैपिलरी एक्शन का? अगर एक बहुत थिन ट्यूब होती है, ग्लास की थिन ट्यूब, तो अगर उसको हम वाटर में डिप करते हैं तो वाटर ऊपर पर मूव करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन मरकरी के केस में मरकरी ड्रॉप करना स्टार्ट कर देती है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। इस फिनोमिनन को बोलते हैं, हाँ इसको फिनोमिनन को कैपिलरी एक्शन यानी कैपिलरी राइज या कैपिलरी ड्रॉप बोलते हैं। तो हमारा या तो जो है लिक्विड राइज करेगा या फिर ड्रॉप करेगा, तो उसे बोलेंगे कैपिलरी राइज या फिर कैपिलरी ड्रॉप। ठीक है, तो ये क्यों होता है, किस कारण से होता है, आप लोगों ने क्या आइडिया है इसको? क्यों होता है ऐसा, कैपिलरी राइज क्यों होता है, ड्रॉप क्यों होता है, क्या होता है इसमें? कांटेक्ट एंगल। Sir, cohesive and adhesive forces. करेक्ट। अगर आप बेसिक डेफिनेशन देखो तो ये डिपेंड करता है कि आपके कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स वगैरह पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, फिर हम कैपिलरी ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा और क्या पता है आप लोगों को? कांटेक्ट एंगल यूज होता है कुछ। क्या यूज होता है, सॉरी? सर कांटेक्ट एंगल का। कांटेक्ट एंगल का यूज होता है, करेक्ट। यस सर। कांटेक्ट एंगल का यूज होता है, ओके। कैपिलरी राइज जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला डेरिवेशन आता है आप लोगों को? 11th क्लास में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो एक, एसेंट फॉर्मूला, किसी को ध्यान है? Sir, 2t cos theta by r root g. तो उसका डेरिवेशन हमें देखना पड़ेगा अभी कि उसका डेरिवेशन कैसे होता है। उसका डेरिवेशन हमें देखना पड़ेगा कि उसका डेरिवेशन कैसे होता है, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा, तो इतना आइडिया सब लोगों को है या बाकी लोगों को भी बेसिक भी नहीं पता? नहीं तो मैं फिर कुछ 1-2 क्वेश्चन और पूछने वाला था अभी, तो उसके बाद मैं शुरू करने वाला हूँ। बाकी लोगों को इतना आइडिया है? यस सर। अच्छा, इतना आइडिया है सबको। Sir, contact angle नहीं पता. कांटेक्ट एंगल नहीं पता, यस वो नहीं होता जी। प्रेशर वगैरह पता है आपको? कैपिलरी राइज होता है, डेप्थ होता है, प्रेशर कैसे वेरी करता है पता है सब? कैसे वेरी करेगा प्रेशर, ये पढ़ा है आप लोगों ने? नो सर। सर अभी तक नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके जी, तो ठीक है, आप मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिए बस।
ओके, चलिए अब लोग स्टार्ट करते हैं क्लास हमारी। तो अच्छा, आप लोग कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की बात कर रहे थे पहले सब लोग। तो कोहेसिव फोर्स होता क्या एक्चुअली? जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ओके, अगर सेम मॉलिक्यूल हमने उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी उसको हम कोहेसिव बोलते हैं। और एडहेसिव क्या होता है? दो डिफरेंट उसके बीच में, सब्सटेंस के बीच में एडहेसिव। एडहेसिव हो जाता है। ठीक है, ठीक है। यानी आप बोल रहे हो कोहेसिव फोर्स, पहले इनको समझ लेते हैं ना, फिर एंगल, कांटेक्ट, कैपिलराइज तो बात की बात है। कोहेसिव फोर्स इसके बीच में बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस। और एडहेसिव फोर्स आप बोल रहे हो बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा जी। अगर हम पानी और ग्लास के बीच की बात करें, उस फोर्स का नाम क्या होगा? एडहेसिव। adhesive, एडहेसिव। ठीक है। और मरकरी और मरकरी के बीच में बात करें तो? cohesive, ओके, आपको क्या लगता है कोहेसिव फोर्स मरकरी में स्ट्रांग होगा या वीक होगा, या वाटर के मुकाबले अगर मैं कंपेयर करूं तो? सो स्ट्रांग होना चाहिए। आपस में जो फोर्स होगा उसका वो क्या होगा? काफी स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो वो फोर्स काफी स्ट्रांग हो सकता है। स्ट्रॉन्ग क्यों होगा सर वाटर के मुकाबले? सॉरी, वाटर के मुकाबले सर कम क्यों होगा, ज्यादा क्यों होगा? वाटर के यस सर। मुकाबले कम या ज्यादा इस पर डिपेंड करता है यार। देखो, अगर आपकी ड्रॉप बन रही है, अगर कोई ड्रॉप बनी, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, क्या क्या खुल गया। चलो भाई, अगर मान लो कोई ड्रॉप बनी है आपकी, ठीक है, और ये ड्रॉप, मान लो मैं इस ड्रॉप को टेबल में रखूं, इसी लकड़ी के मेज के ऊपर ड्रॉप रखूं, एक पानी की और एक मरकरी की, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? पानी की ड्रॉप तो हो जाएगी धराशायी, ऐसे बन जाएगी। और जब मरकरी की ड्रॉप होगी वो अभी भी लगभग ऐसे रहेगी, अपनी शेप मेंटेन रखती है। आपने देखा मरकरी की ड्रॉप, खेलते भी हैं कई बार हम लोग उससे। यस सर। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो लकड़ी और पानी के बीच का जो फोर्स था वो स्ट्रांग था। एज मान लो पानी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स स्ट्रांग होता तो ये ड्रॉप ऐसी रहती, ब्रेक नहीं होती, यस सर। है ना? तो ये केस ब्रेक कहाँ हुई? पानी के केस में ब्रेक हो गई, लेकिन मरकरी के केस में ब्रेक नहीं हुई। यानी मरकरी के केस में क्या था? उनके मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स वाज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग। तो क्योंकि वहां फोर्स स्ट्रांग था, इसलिए वहां पे आपकी ड्रॉप ब्रेक नहीं हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे फोर्स स्ट्रांग होता है, इसलिए यहाँ पे ड्रॉप जो है ब्रेक नहीं होती। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक हमें आइडिया होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। अच्छा, अब आपने बात की कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये कोहेसिव एडहेसिव फोर्स हुए। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ लें। एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं आइडिया किसी को भी? सर एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब जो लिक्विड और जो सरफेस होगा उनके बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। और ये जो मेजर करते हैं वो लिक्विड की साइड से करते हैं। बिल्कुल करेक्ट। क्या नाम है आपका? सौमित। वेरी गुड, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बात बोली। एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या? मान लो आपका या तो ऐसे बनेगा, कोई लिक्विड है जो ऐसे बनाएगा अपवर्ड, कांटेक्ट में एक तो ये लिक्विड और एक ये ट्यूब। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस पॉइंट पे, ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस लिक्विड में टेंजेंट ड्रॉ करूँ, लिक्विड में टेंजेंट ड्रॉ करूँ ऐसे,
ठीक है, तो ये लिक्विड पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने। अब मैंने जो टेंजेंट ड्रॉ करी, ये इस सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, इस सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है। लेकिन इस सरफेस के साथ दो एंगल बना सकती है, एक तो ये इस साइड बना सकती है और एक ये, हम बोल सकते हैं कि ये जो टेंजेंट है ये एंगल एक इस साइड भी बना सकती है। अगर मैं टेंजेंट के साथ एंगल निकालूं इसका, तो ये एंगल भी निकल सकता है मेरा। ये तो मान लो जी थीटा आया, तो एक एंगल ये भी आ सकता है ना। तो दो एंगल हो सकते हैं मेरे। तो मैं एंगल किस साइड को लेता हूँ, जिस साइड को मेरा सरफेस क्या है, वेट है, जिस साइड को मेरा वेट सरफेस है। तो आई विल टेक दिस थीटा, दिस इज माय वेट सरफेस, दिस इज माय वेट सरफेस। तो आई विल टेक द एंगल टुवर्ड द, आई विल टेक द एंगल टुवर्ड द वेट सरफेस। जैसे मान लो इस केस में देखता हूँ, इस केस में टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हुई। ग्लास से मुझे एंगल चाहिए, तो भाई ग्लास से एंगल तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो मैं कौन सा लूंगा, 1 लूंगा या 2 लूंगा? 1, वो 2, फिर 2। 2 वेट सरफेस, क्योंकि वेट सरफेस मेरा ये वाला है, तो आई विल टेक द एंगल 2, आई विल टेक द एंगल 2। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है, आपकी जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की जो डेफिनेशन है, वो जो है वो ये बनती है। समझ नहीं आया ये। समझ में नहीं आया भाई? मैंने ये बोला कोई भी सरफेस है, मान लो ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है बीकर में। अब यहाँ पे जो वाटर होगा वो कोई जहाँ पे टच करेगा वहां पे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। यूजुअली वो ऐसे कुछ होता है, तो ऊपर को होगा या नीचे को होगा। तो मान लो ऐसे है, पानी के केस में वो ऐसा कुछ बनाएगा। ठीक, अब मुझे इस ग्लास, जो ग्लास है मेरा, और ये जो वाटर का कांटेक्ट है, कहाँ पे कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट है, तो इसके बीच में मुझे ग्लास और वाटर के बीच में एंगल चाहिए। तो मैंने कहा भाई वाटर तो मेरा ऐसे है और ग्लास मेरा ऐसे है, तो मैंने वाटर में एंगल निकालने के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या किया, जो वाटर सरफेस था उस पर टेंजेंट ड्रॉ करी। मैंने कहा भाई वाटर सरफेस मेरा ये है, भाई एंगल तो दो लाइन के बीच में निकालोगे ना। तो मैंने लिखा भाई ये मेरा टेंजेंट ड्रॉ करी मैंने, किस पे, वाटर सरफेस। टेंजेंट एट वाटर सरफेस। ठीक है, अब ये वाटर सरफेस है, इसको मैं मान सकता हूँ ये वाटर सरफेस की लाइन है और ये ग्लास की लाइन है। इन दोनों के बीच में मुझे एंगल चाहिए। तो मैं एंगल में कह रहा था दो एंगल हो सकते हैं मेरे, या तो ये दोनों एंगल हो सकते हैं ग्लास और वाटर के बीच में, या फिर ये एंगल हो सकता है। तो मैं कौन सा लूंगा, 1 लूंगा या 2? मुझे वेट सरफेस लेना है 2, क्योंकि वेट तो इधर को हो रहा है, नीचे की तरफ को वेट है, तो मैं लूंगा 2। तो मेरा जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, दिस विल बी माई एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस विल बी माई एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर आप इसकी एक्चुअल डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे डेफिनेशन, अगर पेपर में आ गई तो? एक्चुअल डेफिनेशन अगर आ गई तो क्या लिखोगे? angle measured by from the wet side of a liquid with the glass. मैंने आप ग्लास ग्लास में लिखोगे, तो हमने मान लिया वाटर और ग्लास है। Wall of the container. हाँ, वी कैन से कि wall of the tube or wall of the container, it is the angle between the tangent to the surface drawn at the point of contact of the container and the wall. It is the angle between the surface and the container wall toward the wet side of the liquid. तो डेफिनेशन लिख लोगे या लिखवाने की जरूरत है? लिख लोगे ना? यस। अच्छा, मुझे बताते हैं ना, क्योंकि आप लोगों की क्लास कम हुई है मेरे साथ। मैं पिछले 3-4 दिन से बाकी बैच की क्लास ले रहा था, तो मुझे आइडिया नहीं है कि आप लोग कितना ज्यादा चीजों को लिख सकते हो खुद और कितना मुझे बताने की जरूरत है ना। थोड़ा सा मुझे बताते रहना, धीरे धीरे हम लोग जब समझ जाएंगे तो फिर हम चीजों को सबसे कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। अच्छा, ये बताओ कि अगर मान लो ऐसा केस बना, ऐसा केस, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से ज्यादा आएगा या कम आएगा? मोर देन 90 या लेस देन? लेस देन 90। Less than 90. दिस एंगल विल बी लेस देन 90। ओके, और इस उल्टा केस हो गया तो फिर क्या होगा? मोर देन 90। यस। लेस देन 90 को क्या बोलते हैं हम, एंगल का नाम? Acute angle. एक्यूट।
तो our angle will be acute. This case our angle will be obtuse. ठीक है, और मान लो ये सरफेस बिल्कुल ही ऐसा हो गया, जहां पे कांटेक्ट में था बिल्कुल ही पैरेलल हो गया, इसके बिल्कुल ऐसे पैरेलल ऐसा बन गया कुछ, तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना आएगा? थीटा। So very close to 0. थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट होगी बिल्कुल सरफेस पे आ जाएगी, थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द केस विद, अच्छा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है ये दोनों सरफेस पे डिपेंड करेगा। भाई ग्लास आपका है और वाटर है मान लो, तो कुछ और आएगा, और आपने मान लो वाटर को कहीं और भर दिया किसी और कंटेनर में, तो वहाँ पे कुछ और आएगा। तो ये दोनों पे डिपेंड करेगा कि आपका लिक्विड कौन सा है, सॉलिड कौन सा है, मैंने यहाँ पे जो कंटेनर है वो कौन सा है। तो ये 0 डिग्री का जो आता है, यूजुअली हमें ग्लास के केस आते हैं, तो वाटर का ये जो 0 डिग्री केस आता है ये वाटर विद ग्लास, जब वाटर विद ग्लास होता है तो ये एंगल आपका 0 डिग्री आता है, तो यानी वाटर जो है कुछ ऐसी शेप बनाता होगा, ये एंगल आता है 0 डिग्री। और ये केस आता है आपका, अभी कोई मेरे को बताता है किसमें आता है केस ये? मरकरी। Mercury. बिल्कुल, मर्क्यूरी विद गिलास जब लोगे कितना एंगल आएगा, कोई आइडिया? 90 से ज्यादा कितना एंगल आएगा लगभग? ये लगभग 140 डिग्री आता है, 138 भी लिखा है कुछ किताबों में, तो ये 140 डिग्री एंगल आपका आता है। तो इस केस में ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज बनता है मरकरी के केस में, और वाटर के केस में ये आपका जो एंगल बनता है वो बनता है एक्यूट। तो ये हमें याद रखना है कि इसमें केस कितना बनता है। वाटर का केस 0 है तो आपको जब फॉर्मूला आएगा वहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी केस तो यूजुअली नहीं आते, 140 का वैल्यू निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, अगर कॉस 140 आ गया, साइन 140 आ गया, तो वैल्यू निकालना हमारे डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो यूजुअली जो केस आता है वाटर का आता है, या फिर अगर कुछ और केस आएगा तो दे देगा 145 कर देगा उसे, तब आप निकाल सकते हो कॉस। ऐसा बोल देगा लिक्विड है वो 145 बना रहा है, तब निकाल लोगे आराम से, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 145 पे निकाल लोगे कॉस का, कॉस और साइन। 135 हो जाएगा। हाँ 135, सॉरी 90 प्लस 45 है ना, Yes, sir. 180 माइनस, Yes, sir. तो लगा लोगे कॉस साइन, तो आपको पता है, तो वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा, अब देखो जब वाटर के केस में क्या होता है, देखो होता है यहाँ पे कि जो आपके फोर्स हैं, जो आपके वाटर है उस पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहा है। अगर मान लो वाटर है और वो एक कंटेनर में भरा हुआ है, और ऐसे मान लो कोई भरा हुआ है पानी, तो ये वाटर बॉडी है, इस पे कौन कौन से फोर्स आपको लगता है काम कर रहे हैं? ग्रेविटी। So contact ग्रेविटी, force. कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट होगा इसका Atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये सब फोर्स काम कर रहे होंगे, ठीक है, ये सब फोर्स काम कर रहे होंगे, ओके राइट, ये सब फोर्स इस पे काम कर रहे हैं, ओके। अब देखो एक चीज बताओ मुझे कि इस पे एक्सेस प्रेशर किधर की साइड है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? बाहर की अंदर की तरफ। तरफ। ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे कि इधर को आपकी कॉन्वेक्स शेप होती है, इधर को आपका प्रेशर जो है ज्यादा होता है, इधर की तरफ को कम होता है। मैंने कॉन्वेक्स के मतलब जिधर को बल जो अंदर की तरफ को हो गई उधर को शेप आपकी प्रेशर आपका ज्यादा होगा, या अगर ऐसा शेप है तो ये प्रेशर आपका ज्यादा होगा। मान लो ये P1 है, ये P2 है, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एक्सेस प्रेशर यही होता है हमारा। Yes. तो यानी इस लिक्विड के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है या ज्यादा है? तो कम है। कम है। एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर है यहाँ पे। अच्छा, अगर एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर है यहाँ पे लिक्विड के अंदर, तो क्या आपको लगता है ट्यूब क्या होगी? ट्यूब का रेडियस बढ़ेगा, घटेगा, या कुछ सेम रहेगा? अगर यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम हो गया तो आपको क्या लगता है ट्यूब का क्या होगा? आज मैं ऑफिस से क्लास ले रहा हूँ, ऑफिस में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है आज,
सो रहा है यहाँ पे। ओके एनीवे, कल मैं घर से ले रहा था तो बिल्कुल साफ था, कल और परसों। अच्छा जी, कोई बात नहीं, चलो ये बताओ, यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है और बाहर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, तो यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा इसमें, यस सर। Yes, sir. और अंदर प्रेशर कम है, तो ट्यूब क्या हो जाएगी आपकी? Shrink साइज slightly. घट सकता है, साइज घट Radius सकता reduce. है, रेडियस रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है। ठीक है, तो एक तो ये बात ध्यान रखना, अभी हम डेरिवेशन पे भी आएंगे, पहले ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है। अच्छा, रेडियस रिड्यूस हो सकती है। आपने वो देखा है, जब कभी उसका फोटो आता है ना, क्या नाम बोलते हैं, कि सूखा पड़ गया कहीं पे, तो Yes. दिखाते हैं ना मिट्टी फटी हुई सी मिट्टी दिखा, जमीन फटी हुई सी दिखाते हैं, देखा यस आपने? सर। Yes, यस sir. सर। ऐसा क्यों होता है भाई? ये जमीन होती है, एक्चुअली जमीन में क्या है, जमीन में कई सारी कैपिलरी है, जो उसकी सॉइल है उसमें कई सारी कैपिलरी है, कैपिलरी में वाटर राइज करता है, इसलिए ऊपर वाले पौधों को पानी मिलता है। यस। अब जब पानी राइज करेगा तो कैपिलरी में प्रेशर क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? मैंने एटमॉस्फेयर के मुकाबले अगर मैं मानूं तो क्या प्रेशर होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? सर नेगेटिव होगा। Positive. नेगेटिव। अभी हमने देखा प्रेशर कम है, यहाँ पी नॉट से प्रेशर कम है, तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर होगा। अगर नेगेटिव प्रेशर होगा तो मिट्टी क्या होगी, बंद के रहेगी या खुल जाएगी इस केस में? सर बंद ही रहेगी। बंद ही रहेगी। तो जब तक यहाँ पानी है, जब तक यहाँ पानी है, ये मिट्टी आपस में क्या होगी, कंसोलिडेट होकर रहेगी। लेकिन जैसे ये पानी गायब हो जाएगा, वैसे क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर खत्म हो जाएगा, और नेगेटिव प्रेशर खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगी, मिट्टी ये फट जाएगी आपकी। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो ये आपने इसलिए ऐसी फोटो वहां दिखाते हैं, जो आपको फोटो दिखाते हैं ना, तो ये ध्यान रखना कि अंदर जो प्रेशर है वो नेगेटिव है। अच्छा, फिर एक चीज बताओ मुझे कि अगर प्रेशर अंदर नेगेटिव है, आपने ऐसे ट्यूब बनाई, डायग्राम टेढ़ा क्यों बना, पेंटअप टेढ़ा रखा हुआ है, मिटा दो उसे, सीधा डायग्राम बनाओ। आप फ्री सरफेस समझते हो? फ्री सरफेस क्या होता है? मान लो कंटेनर है और ये इसमें पानी भरा हुआ है और आपने कैपिलरी डुबाई, तो आप देखोगे कैपिलरी में राइज होगा, है ना, राइज होके वो ऐसे अभी देखेंगे यहाँ पे राइज होगा और वो कुछ हाइट तक आ जाएगा, एच हाइट तक। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, यहाँ पे भी पी नॉट है, यस। यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, यहाँ पे भी पी नॉट है। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ से डी डेप्थ पे प्रेशर निकालूं तो कितना आएगा? अगर मैं डी डेप्थ पे प्रेशर निकालूं फ्रॉम द कैपिलरी की टॉप पोस्ट पोजीशन से, प्रेशर कितना आएगा? P naught minus 2T by R plus rho G T. हाँ, पी नॉट माइनस 2 बाय, अब प्लस क्या आएगा? T rho G. अच्छा, मैं ये लिख सकता कि पी नॉट प्लस रो जी एच अगर लिखूंगा तो गलत है क्या? सर आपने D लिया ना वेरिएबल। आपकी आवाज थोड़ा सा कम आ रही है मुझे, क्या बोल रहे हो आप बेटा? सर आपने वेरिएबल मैंने क्या यूज किया, वेरिएबल यूज किया? D लिया है ना। हाँ, तो मैं क्या रोजी ऐसा लिख सकता, प्रेशर यहाँ पे पी पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट 1 है मेरा, तो मैं लिख सकता पी वन इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी डी। सर उसमें एक्सिस प्रेशर भी तो है, क्योंकि वहाँ पे उसका मिनिस्कस बनेगा। अगर वहाँ पे अच्छा। ड्रॉप होती तो उसका एक्सिस प्रेशर होता, पर वहाँ पे ड्रॉप नहीं है तो हम्म, उसमें एक्सिस प्रेशर। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको, मैं एक बार नेट का ये भी ठीक कर लूँ, यहाँ पे जो ऑफिस में नेट, एक मिनट रुको, है होल्ड करो।
ठीक है, अब बताओ बेटा, नेट सही आएगा बिल्कुल। अब बताओ, ये पी नॉट प्लस रो जी डी आ रहा है, दैट इज इक्वल टू पी वन, क्या आप ये कह रहे हो गलत है? क्यों क्यों गलत है? क्योंकि मिनिस्कस बन रहा है। अच्छा यस सर। ठीक है। अच्छा, और कोई बच्चा बताएगा कुछ कि ऐसा ऐसा क्यों नहीं लिख सकता मैं, क्या रीजन है इसका? सर क्योंकि मतलब यहाँ पे अगर हम उसका रेडियस और कर्वेचर देखें और हम ये मान लें कि वहां पे एम्प्टी एयर का स्फेयर है, मतलब एयर का स्फेयर, हम्म उसके अंदर हम प्रेशर लिख सकते हैं पी नॉट प्लस टू टी बाई आर, अगर हमारा जो रेडियस कर्वेचर है वो आर है। पर क्योंकि वहां पे तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या कह लेते हैं कि वहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, तो मतलब जो उसके नीचे जस्ट नीचे वाटर ड्रॉपलेट होंगी उसका प्रेशर हो जाएगा पी नॉट माइनस टू टी बाई आर, और जैसे हम हाइट में नीचे जाएंगे तो रो जी एच उसमें ऐड कर लेंगे। करेक्ट, आपने पढ़ा हुआ है ये? यस सर। ओके, देखो यहाँ पे प्रेशर, ये क्या बोल रहे हैं, देखो सब बच्चे समझ लो, ये कह रहे हैं कि यहाँ प्रेशर पी नॉट है एटमॉस्फेरिक, और आपको पता है यहाँ एक्सेस प्रेशर होगा। मान लो यहाँ प्रेशर इसके जस्ट नीचे मान लेता हूँ ये पी है, तो मुझे पता है कि पी नॉट विल बी मोर देन पी, और इनका डिफरेंस कितना आएगा, पी नॉट माइनस पी। अगर मैं एक्सेस प्रेशर निकालूंगा तो टू टी बाई आर आएगा, क्योंकि एक सरफेस है यहाँ पे, अगर दो बार होता बबल होता मान लो तो फोर टी बाई आर आता, टू टी बाई आर आएगा। यानी कि जो मेरा पी है, अगर मैं वो सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, पी नॉट माइनस टू टी बाई आर। पी जो मेरा आएगा वो पी नॉट माइनस टू टी बाई आर आएगा। यानी जो यहाँ प्रेशर है एक्चुअली जस्ट इस पॉइंट के नीचे, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, वो उससे कम है, वो उससे कम है। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, वो प्रेशर इससे कम है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे देखता, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था बाहर, अगर मैं यहाँ पे लिखता पॉइंट इसके जस्ट नीचे लिखता, यहाँ प्रेशर कितना था? सर यहाँ पे पी नॉट ही आता है। यहाँ पे पी नॉट ही आता, क्योंकि यहाँ पे कोई मिनिस्कस वगैरह नहीं बन रही, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो पी नॉट ही रहेगा। या फिर आप ये बोल सकते हो यहाँ पे आर जो है इन्फिनिटी है, ये जो आर है यहाँ पे इनफाइनाइट है, फ्लैट फ्लैट सरफेस है, तो दोनों प्रेशर आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे भी प्रेशर जस्ट नीचे अगर हुआ तो प्रेशर विल बी पी नॉट। ठीक है, तो ऐसा क्यों डिफरेंस आया दोनों जगह? बिकॉज दिस सरफेस, यहाँ पे क्या नहीं था इस टाइप का जो कि एस को खींचता, लेकिन यहाँ पे क्या था, जहाँ पे ट्यूब थी वहां पे एक सरफेस टेंशन काम कर रहा था, उसने इसको ऐसा कुछ खींच रखा था। अभी आप देखोगे इसका डेरिवेशन जब करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि ये जो सरफेस है, दिस सरफेस इज फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस है क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रेच नहीं हो रहा। बट दिस सरफेस इज नॉट अ फ्री सरफेस, दिस इज नॉट अ फ्री सरफेस, ये फ्री नहीं है, इस पे जो है सरफेस टेंशन इसको खींच रही है, ऐसे एडेस कोएसिव फोर्स जो आपके हैं वो सब काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ पे हम बोलेंगे ये फ्री सरफेस हमारा नहीं है। ठीक है, ये फ्री सरफेस है। तो ये डिफरेंस होता है फ्री सरफेस में और जो फ्री सरफेस नहीं होता। तो हम जो यूजुअली फॉर्मूला ये लगाते हैं सारा, ये हम फ्री सरफेस के रिस्पेक्ट में लगाते हैं। बट यहाँ पे अगर फ्री सरफेस नहीं है तो आपको पहले यहाँ प्रेशर निकालना पड़ेगा, उसके नीचे फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हो, उसके नीचे लगा लो फॉर्मूला, उसके नीचे लगा लो फॉर्मूला। ठीक है, उसके नीचे कोई नहीं है, ठीक है, उसके नीचे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम वहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई सबको? यस बाकी लोगों को? सर एक बार और बता दीजिए। यस सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो, जब हमारा सरफेस फ्री होता है, फ्री मतलब कि उसमें कोई ऐसा सरफेस माना होता है फ्री में जो स्ट्रेच नहीं है, जिसको कोई बाहर से कोई एडिशन वगैरह फोर्स, कोई ऐसी फोर्स वगैरह उसमें काम नहीं कर रहा। जो दूसरा माना, दूसरा आपका वो है कंटेनर है, वो जो फोर्स लगाएगा, वो जो फोर्स लगाएगा अगर वो इस पे काम नहीं कर रहा, एडेसिव फोर्स जो है काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा? मान लो अगर यहाँ पे एडेसिव फोर्स काम कर रहा होता तो इसने क्या कर रखा था, मेम्ब्रेन को स्ट्रेच कर रखा था, ऐसे कर रखा था स्ट्रेच मेम्ब्रेन, उसके कारण यहाँ एक्सेस प्रेशर वगैरह बन रहा था, यहाँ प्रेशर कुछ और था, यहाँ प्रेशर कुछ और था। लेकिन मान लो जब बड़ा कंटेनर होगा
तो अगर मैं इसके बाउंड्री को ना देखूं, बाउंड्री को छोड़ दूं, यहाँ पे तो खैर स्ट्रेचिंग होगी, यहाँ पे भी स्ट्रेचिंग होगी। अगर बीच की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो मेरा कोई इसका फोर्स नहीं लगेगा, जो ग्लास, ये जो ग्लास है और ये जो ग्लास, इसका फोर्स यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा बहुत ही। तो वी कैन से इसका फोर्स ऑलमोस्ट जीरो है यहाँ पे, इसका फोर्स जो एडेसिव फोर्स है वो जीरो है यहाँ पे, इसको एडेशन नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, ये सरफेस आपका फ्री ऐसे रहेगा, बिल्कुल फ्लैट रहेगा बिल्कुल। अगर ये फ्लैट रहेगा, अगर ये फ्लैट रहेगा तो आई कैन से कि जो प्रेशर मेरा दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। मैंने देखा कि अगर सरफेस ऐसा होता है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होता है, यहाँ कम होता है, लेकिन अगर फ्लैट हो गया तो दोनों तरफ प्रेशर बराबर होता है। तो यानी अगर यहाँ प्रेशर इसके ऊपर जस्ट ऊपर पी नॉट है तो इसके नीचे भी पी नॉट होगा, ठीक है, केस ऑफ यस सर, सरफेस। अब समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये चीज जो हम लिखते हैं, जो हम सारी ड्राइव करते हैं, सब फ्री सरफेस के कारण होती है। अगर ऐसा नहीं है तो वी कैन नॉट से कि दिस इज द फ्री सरफेस। आई होप कि इतना सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, जो वाटर का केस होता है, वाटर के केस में कैपिलरी राइज को निकालना चाहता हूँ, कितना कैपिलरी राइज होगा मेरा। तो हम जो डायग्राम बना रहे हैं 2 डायमेंशन डायग्राम बना रहे हैं, हम लोग जो डायग्राम बना रहे हैं 2D है, हम लोग ऐसा बना रहे हैं डायग्राम, ठीक है। तो ये यहाँ पे कांटेक्ट में और यहाँ पे कांटेक्ट में, एक्चुअली कितनी कांटेक्ट में होगा, कितनी लेंथ में कांटेक्ट पे होगा पूरा वाटर का ग्लास का कांटेक्ट, और कितनी लेंथ? यस सर, 2 पाई आर। 2 पाई आर, मान लो इसकी रेडियस जो है, हाँ इसकी रेडियस करेक्ट, अगर इसकी रेडियस आर है तो 2 पाई आर लेंथ पे कांटेक्ट में होगा ये। तो ये आपको पता है जो सरफेस टेंशन फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, आपने पढ़ा होगा। यस सर। तो अगर मैं नेट फोर्स निकालना चाहूँ तो मेरा कितना आना चाहिए, T/L आना चाहिए, यस। T/L आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसमें होता क्या है। जो वाटर होता है, वाटर में जो फोर्स काम आपका सरफेस टेंशन काम कर रहा है, सरफेस टेंशन इज द नेट फोर्स बिकॉज ऑफ द बोथ द फोर्सेज, जो आपके कोएडेसिव और एडेसिव फोर्स जो काम कर रहे हैं। अब आपका जो फोर्स है सरफेस टेंशन, वो इधर को से खींच रहा है ऐसे चारों तरफ से 2 पाई आर पे, और ये आपका जो लिक्विड है वो एंगल, आपका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बना रहा है वो थीटा बना रहा है, ठीक है। और ये मान लो अपने जो कंटेनर है उससे h हाइट तक राइज कर चुका है। मान लो ये है ट्यूब और ये कंटेनर है, तो आपका जो राइज हो चुका है यहाँ पे, ये कंटेनर मान लो यहाँ तक था, इसमें पानी, लेकिन आपका पानी यहाँ तक आ चुका है। तो यू कैन से योर राइज इज अप टू हियर इज सपोज h, योर राइज सपोज h। इसमें हमने क्या h मान ली, ठीक है, हमने यहां तक h मान ली है, ठीक है। तो इस वाटर पे आपने जो फोर्स अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताए थे, आपने कहा था कि ग्रेविटी काम कर रही है नीचे, और एक ग्रेविटी काम करेगी और ये सरफेस टेंशन काम करेगा। सरफेस टेंशन इज बिकॉज ऑफ द बोथ कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स को मिला के जो बना वो सरफेस टेंशन हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये वाटर राइज हुआ है, इसका जो वेट है वो कौन बैलेंस कर रहा है, वो सरफेस टेंशन उसे बैलेंस कर रहा है। लेकिन सरफेस टेंशन तो किधर को काम कर रहा है, इधर को काम कर रहा है, और वेट जो काम करेगा वो किधर को करेगा, डाउनवर्ड करेगा। कैसे बैलेंस करेगा ये आपस में, कंपोनेंट लेना पड़ेगा टी का। अब ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो टी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, टी cos थीटा। टी का वर्टिकल कंपोनेंट इज टी कॉस थीटा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी टी साइन थीटा, ये आपने पढ़ा हुआ है, फॉर उसको जब डिवाइड करते हैं आप लोग, यस। टी कॉस थीटा टी साइन थीटा हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, और यहाँ कॉस आ जाएगा, और यहाँ टी साइन थीटा। अब इसमें से जो टी साइन थीटा वाले कंपोनेंट होंगे तो आप उसमें कैंसिल कर जाएंगे। जब आप पूरा वाटर लोगे, अगर मैं टॉप से देखूं, टी साइन थीटा इधर को काम कर रहा है, यहाँ पे इधर को काम कर रहा है, यहाँ पे इधर को काम करेगा, यहाँ पे इधर को काम करेगा, तो कैंसिल कर जाएंगे सारे फोर्स। रिमेनिंग फोर्स कौन सा बचेगा मेरा, जो अपवर्ड काम कर रहा है, अपवर्ड काम कर रहा है यानी टी कॉस थीटा। तो नेट फोर्स, जो फोर्स अपवर्ड होगा मेरा नेट, वो कितना होना चाहिए, अपवर्ड फोर्स नेट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ये बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन बोल रहा हूं मैं अभी, नेट नहीं है, मैंने सरफेस टेंशन के कारण कितना फोर्स होगा, ये होगा
Yes. अब ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाँ यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैं टी अगर टी ले लूँ तो मैं बन जाएगा टी इंटू एल, एल कितना लूंगा 2 pi r. 2 2 पाई आर, और टी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा मुझे, टी तो काम नहीं कर रहा पूरा, तो टी कॉस थीटा लो, इट विल बिकम टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर। ये काम कर रहा है मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या है मेरा, वेट, वो कितना होगा, mg. अगर मैं उसको हाँ आर की टर्म में निकालना चाहूँ, फोर्स डाउनवर्ड विल बी एम जी, और मैं एम जी को क्या लिख सकता हूँ, अगर मेरे को डेंसिटी वगैरह पता है वाटर की तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। Rho vg. अबे वॉल्यूम कितना होगा, जो वाटर राइज किया हुआ वॉल्यूम कितना होगा, pi r square h plus पाई आर स्क्वायर एच, हाँ प्लस, मैं अभी इसको नेगलेक्ट कर रहा हूँ, है ना, आपके दो चीजें हो सकती हैं पानी के, एक तो पानी यहाँ पे हो सकता है, थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे भी होगा इस जगह पे, अब बाकी पानी जो है वो यहाँ पे तो है ही, अगर मैं इसके मुकाबले यहाँ पे मानूँ तो सिलेंडर तो आपका है ही, ठीक है। चलो मैं दोनों ले लेता हूँ पहले, फिर मैं उसको बाद में नेगलेक्ट कर लूंगा, तो मैं चलो लिखता हूँ पहले, तो टोटल वॉल्यूम चाहिए मुझे, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो आर कौन सा वॉल्यूम, ये वाला, plus 1/3. ये V1 और ये V2 है, हाँ तो V1 तो मेरा ये आ गया, मैं मान लेता हूँ, चलो जो आप बोल रहे हो रो जी है ना, तो V1 तो आ गया पाई आर स्क्वायर एच, तो सिंपल है, सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता है, प्लस मुझे इस पानी का वॉल्यूम चाहिए, इस पानी का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 pi r square h. 1/3 pi r क्यों cube. 1/3 पाई, pi r cube. 1/3 पाई आर क्यूब, वाई 1/3 पाई आर क्यूब, सर क्योंकि ऊपर हम एक हेमिस्फीयर मान सकते हैं. ठीक है, सर हेमिस्फीयर का 2/3 होता है, मतलब 2/3 pi r cube होता है. और ठीक फिर है, जब और मतलब जब हेमिस्फीयर को माइनस कर देंगे एक सिलेंडर में से, मतलब एक ऊपर स्मॉल सिलेंडर ही बन रहा है, हाँ तो फिर 1/3 बचेगा. ओके। देखो इनका कहने का मतलब ये है, जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आपको यहाँ से यहाँ तक का चाहिए ना, तो आप बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का सिलेंडर मान लो पहले तो, ठीक है, ये आपने एक सिलेंडर मान लिया, और सिलेंडर आपने मान लिया, ठीक है। अब इस केस में ये मान रहे हो, मैं एक्चुअली केस ये मान रहा हूँ कि जब हमारा एंगल जीरो होगा, थीटा जीरो, अगर थीटा जीरो नहीं होगा तो कुछ और आएगा, मैं थीटा जीरो मान लेता हूँ पहले, अगर मैं थीटा जीरो मान लूँ तो मेरा ये क्या होगा, ये आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा, सब आर हो जाएंगे मेरे, तो इस सिलेंडर की जो हाइट है वो भी आर हो गई, सिलेंडर की हाइट भी आर हो गई, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा इस केस में, पाई आर स्क्वायर इंटू आर, एच की जगह पे आर आ जाएगा क्योंकि हाइट भी आर है, तो ये इस सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा ताकि मेरा ये वॉल्यूम आ जाए, ये वाला, मुझे कौन सा वॉल्यूम चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए ना, ये वाला, ये वाला, तो मैंने पूरा वॉल्यूम निकाल लिया, तो मुझे ये वाला हेमिस्फीयर जो बनेगा इसको माइनस करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होता है, अभी आपने बताया हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब पूरा होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, तो जो मेरा वॉल्यूम आएगा इसको माइनस करना पड़ेगा मुझे अब, तो V2 मेरा जो आएगा वो मेरा आ जाएगा पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब तो यहाँ से आ गया, -2/3 पाई आर क्यूब, आप शायद डायरेक्ट बोल रहे थे 1/3 पाई आर क्यूब है ना, तो ये आ जाएगा हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 1/3 बचेगा, तो ये 1/3 पाई आर क्यूब आ गया मेरा, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो केवल वॉल्यूम आया अभी, ये तो केवल क्या है वॉल्यूम, लेकिन मुझे साथ में क्या लेना है, और रो और जी भी लेना है, तो रो और जी, यहाँ पे भी रो और जी, ये मेरा क्या गया, डाउनवर्ड ग्रेविटी फोर्स, ये क्या आया था, अपवर्ड फोर्स। अब इक्विलिब्रियम में ये दोनों बराबर होंगे, अगर पानी आपका रुक के, मैंने चढ़ के और रुक गया, तो एट इक्विलिब्रियम दिस विल बी इक्वल, एफ अपवर्ड विल बी एफ डाउनवर्ड, या एफ ग्रेविटी बोल सकते हो, तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं, तो एफ अपवर्ड क्या था मेरा, ये था टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, तो अगर मैं इक्वेट करूं इसे तो आई कैन राइट दैट टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर
इक्वल टू मेरा जो यहाँ पे आया, क्या आया मेरा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर क्यूब रो जी। तो ये मैं बराबर कर सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर क्यूब रो जी, ये मैं इक्वेट कर सकता हूँ। अब इसमें मैं देखूँ तो मैं अपनी पाई एक काट सकता हूँ, अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ तो पाई तो कट ही जाएगा यहाँ से, एक आर की पावर उड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा टी 2t कॉस थीटा, टू तो ये है, कॉस थीटा ये है, टी ये है, एक आर कट गया, इस साइड को बचेगा आपका आर इंटू एच प्लस 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 1/3 आर स्क्वायर रो जी, ये बना। ठीक है, अब क्या होता है यूजुअली, राइस तो बहुत ज्यादा होता है, ये जो एच होता है बहुत बड़ा होता है, ये जो एच होता है एज कंपेयर टू, जब आप यहाँ कंपेयर करोगे, मैंने इस वॉल्यूम को अगर आप कंपेयर करोगे, जो वॉल्यूम राइस किया है, ये आपका वॉल्यूम यहां तक का था, कौन सा, ये वाला, ये आपने पाई आर स्क्वायर एच से यहां तक का वॉल्यूम निकाला था, और ये जो वॉल्यूम है वो यहाँ का है V2, ये आपने निकाला है। अब ये वॉल्यूम क्या होगा, इट विल बी वेरी स्मॉल, मान लो ये V2 है, ये V1 है, तो हमें पता है कि V1 के मुकाबले V2 इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम होगा ये, तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म, वी कैन नेग्लेक्ट दिस V2 टर्म, तो वी कैन सिंपली राइट दिस एज 2t cos थीटा इक्वल टू, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये V2 के कारण आया था, वी कैन डायरेक्टली राइट इट आर एच रो जी, आर एच रो जी। ठीक है, मैंने यहाँ नेग्लेक्ट कर लिया, तो मेरा यहाँ एच कितना आ गया, अब एच को अगर मैं बाकी चीज़ों को यहाँ ले जाऊँ तो ये 2t cos थीटा, टी cos थीटा बाय आर रो जी, 2t cos थीटा बाय आर रो जी, मेरा ये फॉर्मूला बन रहा है टोटल मिला के अभी तक, 2t cos थीटा बाय आर रो जी। तो आई थिंक कि आर रो जी बनना मेरा, तो ये समझ में आ गया सबको कि मैंने नेग्लेक्ट जो किया उसके कारण ये बनेगा फॉर्मूला हमारा। यस सर। तो ये हमारा क्या हुआ, कैपिलरी राइस आया, कैपिलरी राइस, जब बोलते हैं कैपिलरी राइस कितना हुआ हमारा, राइस क्यों बोल रहे हैं, अब देखो यहाँ पे अगर मान लो थीटा जो है लेस देन 0 है, तो कॉस क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है, तो एच क्या आएगा, Positive. एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन मान लो थीटा आपका लेस मोर देन 0 90 हो गया, नॉट सॉरी नॉट लेस देन 0, इट इज मोर देन 0 बट लेस देन 90, मोर देन 0 लेस देन 90 अगर ऐसा केस है, लेकिन मान लो ये मोर देन 90 हो गया, जैसे आपका 140 हो गया था, तो कॉस क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यस तो एच क्या आ जाएगा फिर, नेगेटिव, यानी अब क्या होगा, कैपिलरी फॉल। फॉल, अब जो है कैपिलरी फॉल भी हो जाएगा इस केस में, दिस इज अ केस ऑफ कैपिलरी फॉल। तो मरकरी के केस में कैपिलरी राइस नहीं होता, फॉल हो जाता है, अगर आप वहां रखोगे तो कैपिलरी फॉल हो जाएगा वहां पे, कैपिलरी फॉल। ठीक है, वहां पे अगर आप डायग्राम बनाओगे मरकरी के टब में, अगर आप रखोगे ट्यूब को, तो डायग्राम ऐसा बन जाएगा वहां पे, वहां पे ऐसा कुछ बन जाएगा डायग्राम, एंगल तो आपको मोर देन 180 होगा, लेकिन कैपिलरी यहाँ फॉल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बाहर तो लिक्विड यहाँ तक भरा होगा टॉप तक, लेकिन यहाँ पे लिक्विड यहाँ तक भरा होगा बस, ट्यूब के अंदर यहीं तक भरा होगा लिक्विड बस, बाहर के मुकाबले यहाँ लिक्विड का लेवल डाउन होगा, दिस इज कैपिलरी फॉल। कब आया, जब हमारा एंगल ऑप्ट्यूज हुआ, और ये केस कब होता है, यूजुअली मर्करी के केस में होता है। ठीक है, एनीवे अगर हम नॉर्मल केस देखें तो नॉर्मल केस में हमारा कैपिलरी राइस इज 2t cos थीटा, 2t cos थीटा आर रो जी। ठीक है, अब देखो इसमें सारे फैक्टर जो हैं, इसमें जो सारे फैक्टर हैं वो जो है वेरी कर सकते हैं, सारे फैक्टर आपके वेरी कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कैपिलरी राइस से फॉल ज़्यादा कम होगा, है ना। तो सारे फैक्टर हम देखते हैं कैसे कैसे वेरी करेंगे, किस किस क्वेश्चन में क्या क्या वेरी कर सकता है, और उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये मेरा कैपिलरी
राइस है, ठीक है। ये मेरा क्या है, कैपिलरी राइस है। अब मुझे देखना है कि किस उससे क्या क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। टी, सरफेस टेंशन, ये कब वेरी कर सकता है? डिफरेंट लिक्विड्स। डिफरेंट लिक्विड ले लो, या फिर मान लो वाटर है, वाटर में अगर मैं सोप मिला दूं, सरफेस टेंशन क्या होता है? डिटर्जेंट मिला दूं तो डिक्रीज हो जाएगा। घट जाएगा। तो उस केस में ये घट सकता है अगर मैं डिटर्जेंट मिलाऊं तो। एच क्या होगा फिर उस केस में? इसमें हो जाएगा। कम हो रहा है। एच भी कम हो जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया सोप सॉल्यूशन और वाटर, दोनों में कैपिलरी किसका ज्यादा होगा? तो वाटर का ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों का टी जो है यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। हालांकि हो सकता है डेंसिटी में फर्क पड़े, लेकिन अगर केवल टी की बात कर रहे हैं तो टी में फर्क पड़ेगा। डेंसिटी तो मेरे ख्याल से बढ़ी जाएगी उसकी, तो टी आपका घट जाएगा। टी घट जाएगा तो एच हमारा क्या होगा? एच विल ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं कैपिलरी ट्यूब एक पतली ले लूं और एक चौड़ी ले लूं, तो ज्यादा राइस किस में होगा? पतली वाली में। पतली वाली में, क्योंकि उसका आर जो है कम है, और आपको पता है कि आपकी जो कैपिलरी एक्शन है एच जो आपका आ रहा है यहाँ पे, वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में अगर आर आपका छोटा है तो कैपिलरी राइस आपका ज्यादा होगा। तो पतली ट्यूब में राइस ज्यादा होगा, मोटी ट्यूब में राइस कम होगा। इसलिए जो भी कैपिलरी एक्शन आप देखते हो हमेशा पतली ट्यूब में ही देखते हो। मोटी ट्यूब में हम कैपिलरी एक्शन नहीं देखते यूजुअली। जब बहुत मोटी ट्यूब होती है वहाँ पे हम कंसिडर नहीं करते कैपिलरी एक्शन को, हम केवल पतली पतली ट्यूब में ही कंसिडर करते हैं। यहाँ पे बहुत थिन ट्यूब बनती है, तो यहाँ पे कैपिलरी एक्शन विल बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये हो सकता है। डेंसिटी तो आप चलो चेंज कर सकते हो, डेंसिटी भी चेंज हो सकती है। जी, जी कब चेंज होता है? अभी आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चंस में, हाइट, हाइट से। हाइट से चेंज हो सकता है, बिल्कुल। हाइट एंड डेप्थ। हाइट एंड डेप्थ में हो सकता है, करेक्ट। ग्रेविटेशन में अगर आप जाओगे तो हाइट एंड डेप्थ में हो सकता है, तो वहां भी आपका फर्क पड़ेगा। कैपिलरी राइस और कैपिलरी फॉल में फर्क पड़ेगा। अच्छा, अगर अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल। यस सर। फ्रेम पे देखें तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखें तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन अलग हो जाएगी उसकी। करेक्ट, उसी पे मैं आ रहा था। अगर मान लो आप लिफ्ट का केस देखते हो, लिफ्ट अप एंड डाउन एक्सेलेरेट करती है, तो वहां पे क्या लोगे फिर आप? जी इफेक्टिव, ठीक है। तो जब आप ग्रेविटेशन में तो ऑब्वियसली वेरी करेगा, जब आप ऊपर और नीचे जाओगे तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली आपका फॉर्मूला जो है वो वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जी वेरी करेगा। लेकिन केवल अगर आप लिफ्ट का केस भी देखो तो वहां भी आपका जी इफेक्टिव क्या होता है? वो जी प्लस ए या जी माइनस ए होता है। ये केस कब आता है? लिफ्ट एक्सेलेरेट की तरफ कर रही होती है जी प्लस ए के केस में। अपवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलेरेशन अपवर्ड अगर होगा तो जी आएगा, एक्सेलेरेशन अगर डाउनवर्ड होगा तो माइनस वाला केस आएगा। तो जी इफेक्टिव भी आपका चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपकी लिफ्ट अगर एक्सेलेरेट हो रही है, तो उस केस में भी हो सकता है, ग्रेविटेशन के केस में भी हो सकता है, दोनों केस में हो सकता है। तो इस कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्मूले में सब कुछ वेरिएबल है, इस फॉर्मूले में सब कुछ वेरिएबल है। अच्छा, मान लो एक केस हो गया, अगर मान लो जी इफेक्टिव 0 हो गया, फ्री फॉल का केस, तो क्या होगा? फ्री फॉल का केस, या मान लो आप सैटेलाइट पे ले गए उसे, वहां भी जी इफेक्टिव 0 होता है आपका, तो उस केस में क्या करोगे फिर? एच कितना आएगा? सर कैपिलरी की हाइट तक। करेक्ट। इसमें ये दिख रहा है कि अगर आप 0 पुट करोगे, दिख तो ये रहा है हमें कि ये इनफाइनाइट हो जाएगा, दिख तो मेरा है कि ये इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन ये इनफाइनाइट नहीं होगा, है ना। दिखने में तो हमें लग रहा है भाई कि ये अपॉन जी पुट करोगे तो एच, यहाँ पे जी अगर 0 पुट करोगे तो एच इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता। तो क्या होता है कि जो आपका लिक्विड होता है वो कैपिलरी के हाइट तक आ जाता है। इस केस में H इक्वल टू L हो जाता है। कैपिलरी जो होती है ट्यूब मैक्सिमम हाइट तक आ जाता है, H इक्वल टू आपका, H जो है आपका क्या होता है? L के बराबर हो जाता है। देखो ऐसा भी नहीं हो सकता कि कैप ज्यादा राइस हो जाए और बाहर निकलने लगे, इनफाइनाइट राइस आ रहा है तो ऐसे बाहर निकलने लगे पानी, तो वो तो एक टाइप का फाउंटेन बन जाएगा,
Z0 के केस में मान लो ऐसे होने लग गया, तो ये तो एक फाउंटेन बन गया। तो ये किसको, इसमें आपका क्या लॉ ऑफ वो नहीं हो रहा फॉलो, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं हो रहा कि एनर्जी कहाँ से मिल रही है इसको, इतना पानी जो बाहर निकल रहा है बार बार। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका फेल हो सकता है, तो ये केस भी आपका नहीं हो सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये आपका फेल हो जाएगा अगर ऐसा फाउंटेन बन गया तो ये केस भी नहीं होता। तो एच हमारी इनफाइनाइट नहीं होती, एच हमारा क्या होता है, वो आपकी हाइट तक बढ़ के कैपिलरी जो है पूरा टॉप तक आती है और वहां पे आके रुक जाती है। बस एक काम वहां पे और होता है, एक काम वहां पे और होता है, वो काम ये होता है कि वो जो कैपिलरी होती है, वो अपनी रेडियस को चेंज कर देती है। कैपिलरी जो होती है उसकी रेडियस चेंज हो जाती है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि H इक्वल टू L हो जाएगा यहाँ पे। तो ये पूरी लेंथ जो भी ट्यूब की है वो पूरी ऑक्यूपाई कर लेगी। पूरी ऑक्यूपाई कर लेगी। तो यहाँ पे जो है अगर ये है तो पूरी यहाँ टॉप तक आ जाएगी। और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर थी, जो रेडियस थी कैपिलरी की, वो अब चेंज हो जाएगी, मान लो दो केस हो सकते हैं कि भाई यहाँ पे, अच्छा मान लो ये रेडियस की कर्वेचर चेंज हो गई, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगी तो क्या होगी, मान लो पहले इसकी रेडियस r थी, पहले रेडियस कितनी थी इसकी r, यहाँ पे हमने देखा इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r थी, तो ये जो हमारा रेडियस बन रहा था ये r बन रहा था यहाँ पे। अब क्या होगा, ये थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, सरफेस थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, ये सरफेस थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। और इस फ्लैट सरफेस में क्या होता है कि ये जो आपका H इंटू R, जो पहले आपकी हाइट थी, मान लो पहले H केस ये वाला केस था, ये तो खैर डाउन वाला आ गया, मान लो ये वाला केस था। इस केस में अगर मान लो ये H था और ये R था, तो जो H और R का प्रोडक्ट होगा वो अब L और R डैश का प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, L और R डैश के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। यानी जो इसकी नई रेडियस होगी, जो इसकी नई रेडियस R डैश होगी इस कैपिलरी की, R डैश, वो निकालने के लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा HR बाय L, ये हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये केस हो सकता है आपका, देखो ये केस तब भी हो सकता है अगर मान लो आपकी ट्यूब इनसफिशिएंट लेंथ की हो, मान लो आपका कैपिलरी हाइट तो राइज तो आ गया मान लो 5 सेंटीमीटर, और ट्यूब की हाइट है आपकी, ट्यूब की लेंथ जो है वो है 3 सेंटीमीटर, तब भी ये केस आ जाएगा। भाई आपकी जो ट्यूब है वो 3 सेंटीमीटर की है और राइस आ रहा है 5 सेंटीमीटर, तो बाहर तो निकलेगा नहीं पानी, तो फिर ये ऐसे बन जाएगा कुछ, तो आपका फिर ये R डैश हो जाएगा यहाँ पे, और फिर वही फॉर्मूला आपका बन जाएगा कि R डैश इंटू L जो होगा वो R इंटू H के बराबर होगा। तो R डैश जो है वो RH बाय L, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस क्या होगा आपका, रेडियस बढ़ रहा है या घट रहा है, ये R डैश जो है वो R से बड़ा है छोटा है, छोटा। इस फैक्टर को देखो H बाई L, H बड़ा है यहाँ पे या L बड़ा है, H बड़ा H बड़ा है। ये ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ है तो H बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पे H कैपिलरी राइस इज मोर देन द लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो H अगर बड़ा है तो R डैश R से बड़ा होगा छोटा, बड़ा बड़ा होगा, R डैश बड़ा होगा। तो यानी ये रेडियस बढ़ रही है, ठीक है, रेडियस बढ़ रही है, तो ये सरफेस क्या होगा, फ्लैट होगा या कर्व होगा ज्यादा, कर्व हो जाएगा। और कर्व की रेडियस ज्यादा होती है फ्लैट के मुकाबले, फ्लैट होगा ज्यादा। फ्लैट होगा। ओह यस फ्लैट होगा, सॉरी। करेक्ट ना। अगर बिल्कुल फ्लैट होगा तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। सरफेस विल बिकम मोर फ्लैट, और बिल्कुल फ्लैट अगर हो गया तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी रेडियस, ठीक है। वो कब होगा, बिल्कुल फ्लैट कब होगा, अगर ये आपका H इनफाइनाइट हो जाए तो आपका R डैश भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसा केस कब आया था हमारा भी, ऐसा केस कब आया था, H आपका इनफाइनाइट आ रहा था जब,
फ्री फॉल। फ्री फॉल में G0। बिल्कुल, जब ये G0 हो जाएगा ना आपका, अगर 0 हो गया यहाँ पे, एक्चुअली G लेस होगा तब तो ये सरफेस थोड़ा थोड़ा चेंज होता। G अगर मान लो लेस हो गया, घटता गया, तो घटते घटते क्या होगा, कैपिलरी आपकी राइज करना शुरू कर देगी, क्योंकि G की वैल्यू कम होती जा रही है। राइज होते होते पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसे, लेकिन जैसे ही वो टॉप मोस्ट हाइट पे पहुंचेगी, जैसे ही वो देखेगी कि मेरी अब ट्यूब तो खत्म हो गई, वैसे ही वो फिर क्या करेगी, पहले सरफेस को अपना कर्वेचर चेंज करना शुरू करेगी। और इस फॉर्मूले से आप निकालोगे, जो आपने फॉर्मूला भी यूज किया है, H/R इक्वल टू ये वाला जो फॉर्मूला है। तो जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी तो ये G की वैल्यू घटेगी तो H बढ़ेगी, तो फिर क्या होगा कि ये सरफेस धीरे धीरे फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। और फ्लैट होते होते मतलब कंडीशन ये आ गई कि H इक्वल टू इनफाइनाइट, G इफेक्टिव 0। अगर G इफेक्टिव 0 हुआ तो क्या हुआ, H इक्वल टू इनफाइनाइट आ गया आपका। तो इस केस में फिर रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, इनफिनिट। रेडियस भी इनफाइनाइट, यानी सरफेस विल बिकम फ्लैट। फ्लैट। विल बिकम फ्लैट। इस केस में मेरा सरफेस बिल्कुल फ्लैट बन जाएगा अगर G इफेक्टिव 0 हुआ। ठीक है, ये केस है जब G कम हो रहा है, तो तब आपका ऐसा केस होगा। ठीक है, G अगर बिल्कुल 0 हो गया तो फिर ये बिल्कुल बन जाएगा, सरफेस विल बिकम फ्लैट। अगर H बिकम इन्फिनिटी, सरफेस फ्लैट। ये बात समझ में आई सबको? यस। तो हमें ध्यान देना है कि अगर इनसफिशिएंट लेंथ की ट्यूब हो गई तो उस केस में या तो हमें वो पूछेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, वही निकालने को बोलेगा यूजुअली। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका उस फॉर्मूले से निकालेंगे जो अभी आपने पढ़ा है, ये वाला R'। ठीक है, यहां से हम लोग इसका निकाल लेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, मान लो एक केस ये भी हो सकता है कि ट्यूब को मान लो मैं स्लैंट कर लूं, स्लैंट ऐसे। अब क्या होगा, कैपिलरी राइज पहले के मुकाबले बराबर होगा हाइट या डिफरेंट होगा? तो हाइट जो होगा कैपिलरी राइज का वो अभी भी सेम रहेगा। आप इसको डेरिवेशन कर सकते हो, वही सब फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे आपको। तो अगर हाइट इसकी ये आ रही है तो इस केस में भी जो हाइट आएगी इस विल बिकम सेम। तो यहाँ से जो हाइट आएगी H' विल बी इक्वल टू H। स्लैंट केस में भी जो हाइट सेम आएगी, हालांकि ये लेंथ आपकी बढ़ जाएगी, ये लेंथ अब ऑब्वियसली मोर होगी H के मुकाबले, L आपकी बढ़ जाएगी। तो आप इसको L और H में रिलेशन निकाल सकते हो। अगर थीटा बीटा दे दिया उसमें तो cos थीटा sin थीटा लगा के H और L में रिलेशन निकाल सकते हो। आई होप कि ये बात सबको क्लियर हो गई है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमारा जो मेन फॉर्मूला इस चैप्टर में है या इस टॉपिक में है वो यही था, 2t cos थीटा बाय r रो जी। इसी के अबाउट सारी कहानी अब मूव करेगी। आपको बस 2t cos थीटा बाय r रो जी ध्यान रखना है। और अगर आपने फॉर्मूला ध्यान रखा, उसमें ये ध्यान रखना है कि वेरिएशन कैसे कैसे हो सकते हैं, वेरिएशन कैसे कैसे हो सकते हैं आपको ध्यान रखना है। अगर वो हो गया, क्या नाम बोलते हैं, अगर आपका लिक्विड मान लो आपने उसमें कुछ डाल दिया, डिटर्जेंट डाल दिया, इम्प्योरिटी डाल दी, तो क्या होगा। अगर आपने ग्रेविटी कम ज़्यादा कर दी तो क्या होगा, आपने डेंसिटी कम ज़्यादा कर दी तो क्या होगा। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उस पे बेस्ड आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये सबको क्लियर है तो आई होप कि सम इसके जो है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कैपिलरी ट्यूब के, ताकि आप उसके कंसेप्ट को समझ पाओ। कैपिलरी ट्यूब जो है राइज और हाइट जो होता है, फॉल वगैरह, वो कैसे कैसे होता है ना। कुछ क्वेश्चन दो चार कर लेते हैं इसको समझने के लिए, कंसेप्ट को और बेटर वे में हम समझ पाएं कि वैल्यू क्या क्या आती है। ठीक है, ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। हाँ, पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ एक आधा पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर जो है ज़्यादा कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि एक कैपिलरी ट्यूब है, इसका रेडियस r है, इसको वाटर में डुबाया और वाटर का जो राइज हुआ वो h हाइट तक हुआ, कैपिटल H तक। ठीक है, और इसमें जो वाटर आया, मास ऑफ वाटर जो राइज किया, तो वो कैपिटल M है। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर मैं
इसकी रेडियस डबल कर दूं, तो ये कितना आएगा, मास ऑफ वाटर कितना आएगा? बताओ। सर मास भी डबल हो जाएगा? योर आंसर इज कमिंग 2m। हो सकता है, हो सकता है, करेक्ट हो आप, करेक्ट ही हो गया आप। लेट अस सी, बाकी लोग भी निकाल लें। सर हाफ हो जाएगा। हाफ m/2? यस सर। नहीं, m/2 अभी क्या आ रहा था, 2m आ रहा था इनका ना, आई थिंक 2m आना चाहिए। रेडियस क्या किया आपने, आधा किया है, नहीं डबल किया है? डबल क्या सर? 2m आना चाहिए फिर तो। यस सर, आ गया सर। आ गया। Yes. बाकी लोगों ने निकाल लिया? यस सर। अच्छा ओके, सर 2m। डबल है ना। तो क्वेश्चन वाज सिंपल कि दोनों केस में हाइट निकाल लोगे, आपको मास चाहिए एक्चुअली ना, तो मास आपका जो होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी, ये आपका मास होगा। अब दोनों केस में क्या है, एच वेरी करेगा बस, एच आपका वेरी करेगा। एच जो होता है वो 2t cos थीटा बाय आर, 2t cos थीटा बाय आर ओ जी होता है। अब आपका दोनों केस में क्या है कि टी तो सेम है, आपने केवल कैपिलरी की रेडियस में फर्क किया है बस। टी तो सेम है आपका, कॉस थीटा भी सेम रहेगा क्योंकि लिक्विड सेम है, आपके सरफेस सेम है, तो ये सेम है, रो सेम है, जी सेम है, केवल फर्क क्या पड़ा आर में। तो एच आपका जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर हो जाएगा। तो अगर आप आर को 2r करोगे तो आपका एच जो है वो h/2 हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। तो मास जो पहले केस में वो m है, सेकंड केस में मान लो m डैश है, तो m डैश विल बी इक्वल टू पाई आर, आर की जगह पे क्या लिखोगे 2r का स्क्वायर, और h की जगह क्या लिखोगे h/2, क्योंकि h डैश आप निकाल चुके हो। h डैश आपका जो होगा वो h/2 होगा इंटू रो, तो यहाँ से आपका आ जाएगा पाई 4r स्क्वायर h/2 इंटू रो, h/2 इंटू रो। तो यहाँ से क्या आएगा, आपका आ जाएगा 4 और ये 2 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा बाहर, 2 पाई आर स्क्वायर एच रो, और ये आपका क्या था, ये आपका m था,
तो ये हो गया 2m। ठीक है, तो हाइट तो घट गई, हाइट तो 1/2 हो गई, लेकिन मास डबल हो गया। ठीक है, समझ में आया? Yes. यस सर। कोई मुझे बिना फॉर्मूले लगाए बता सकता है आंसर कि 2m आना चाहिए बिना फॉर्मूला लगाए? कोई भी फॉर्मूला ना लगाऊं मैंने सॉल्व ना करूं कुछ भी, ऐसे बस थ्योरेटिकली सोच के बता सकता है कोई आंसर? भाई हो सकता है कि जो रेडियस है वो डबल हो रहा है, तो हाइट हाफ हो जाएगी। हम्म। और फिर जब पाई आर स्क्वायर एच होता है, मतलब इसी तरह मतलब सोच सकते हैं उसको। वो तो फॉर्मूला ही हो गया ना फिर तो। वो तो फॉर्मूला आपने लगा ही दिया सब कुछ। उससे भी अगर मैं इजी कुछ और सोच सकता हूँ, जो हमने डेरिवेशन किया उससे कुछ सोच सकते हो? जो हमने डेरिवेशन किया उससे कुछ सोच सकते हो? ये जो मास ऊपर उठ रहा है किसके Yes, कारण? sir. हाँ बताओ। सर वो हमने एम जी बैलेंस किया था सरफेस टेंशन से। हम्म, तो अगर हम कांस्टेंट्स को हटा दें तो जो एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा आर के। ठीक है, ठीक है, करेक्ट है, वो भी कर सकते हो। या फिर आंसर ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि एच हम्म, होता है 2ty cos थीटा अपॉन 2r rho g, तो हम हम्म। यह देख सकते हैं कि जो हाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के। डेंसिटी तो सेम है ना, डेंसिटी तो चेंज होनी थी। यस सर, पर अगर हम ये देखें तो अगर उसकी हाइट कम हो जाएगी, पर उसके अंदर डेंसिटी सेम रखने के लिए, क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है, तो उसको मास को ही बढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, डेंसिटी तो सेम रहेगी रहेगी, वो तो डेंसिटी तो चेंज होगी नहीं किसी भी केस में, चाहे वो डबल हो, हाफ हो, आधा हो, 5 हो। जब तक लिक्विड आपका चेंज नहीं होगा डेंसिटी तो चेंज वैसे नहीं होगी। वो तो लिक्विड डेंसिटी तो चेंज। अगर हम सिर्फ उस सिलेंडर को मान ले जो जिसमें वाटर कैरी हो रहा है, उसके हिसाब से, हम्म। तो उसके फिर हिसाब से, क्योंकि क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ गया, उसका वॉल्यूम उसकी बढ़ गई है, तो उसका मास भी बढ़ना पड़ेगा ना, ताकि उसकी डेंसिटी उस हिसाब से कांस्टेंट रहे। हाँ ठीक है, फिर तो सर उसका मास ही बढ़ जाएगा ना। बढ़ेगा, लेकिन डबल होगा, डबल कैसे बोल सकते हो? डबल ही होगा। कैसे कैसे बोल सकते हो? एक लॉजिक मैं देता हूँ, चलो देखो ध्यान से सुनो सब लोग। आपका जो मास ऊपर राइज किया था उसे बैलेंस कौन कर रहा था? मास को जो राइज किया था mg को कौन बैलेंस कर रहा था? सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स बैलेंस कर रहा था। सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है? फोर्स इंटू लेंथ होता है, मैंने सरफेस टेंशन इंटू लेंथ होता है। यस सर। लेंथ कौन सी होती है यहाँ पे? पैरामीटर। यस सर। तो अगर मैं रेडियस को डबल करूंगा तो पैरामीटर कितना हो जाएगा मेरा? डबल। डबल। तो सरफेस टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा? डबल। 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 तो अब ये डबल मास को बैलेंस कर सकता है। यस सर। तो नो ये सर। कंसेप्ट लगा, ये कंसेप्ट बोल सकते हैं हम लोग। यस सर, मैंने भी यही बोला था। अच्छा ये बोला था, चलो ठीक है, तो हो सकता है आप किसी और उससे बोल रहे हो। तो ये सबको क्लियर हो गया कि अगर मेरा सरफेस पैरामीटर बढ़ रहा है तो सरफेस टेंशन बढ़ रहा है, तो मेरा मास भी डबल होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? तो यानी जितने टाइम रेडियस बढ़ेगा उतने टाइम मास भी बढ़ेगा। बिल्कुल। कैपिलरी राइज हो सकता है ना बढ़े, कैपिलरी राइज होता है वो तो घटेगा ही ऑब्वियसली, कैपिलरी राइज तो आपका, लेकिन मास जो सपोर्ट कर रहा है वो बढ़ जाएगा। यस सर, यस सर, वो हाइट सबसेक्वेंटली घटती जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो हो जाएगी। ठीक है, ये कर सक, ये तो समझ में आ गई बात। सर एक बार दोबारा बता दो। यस सर। मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि भाई
जो हमने डेरिवेशन किया था हमने लिखा था कि mg डाउनवर्ड और जो इसका अपवर्ड फोर्स आया था सरफेस टेंशन के कारण आया था टी कॉस थीटा के कारण। तो हमने कहा था Yes, टी sir. कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, ये किया था ना हमने, है ना। तो ये जो टेंशन फोर्स है सरफेस टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो mg को बैलेंस कर रहा था। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने इस केस में क्या किया, आपने क्या चेंज किया, आपने केवल इसमें से रेडियस चेंज करी। आपने ना तो यहाँ पे कॉस थीटा चेंज किया, ना आपने टी चेंज किया, वाटर का वाटर है, कॉस थीटा तो सेम रहेगा। आपने केवल रेडियस चेंज करी। तो मैंने रेडियस क्या करी, डबल करी। तो अगर मैं इस रेडियस को डबल करूंगा तो ये फोर्स भी मेरा डबल हो जाएगा। Yes, sir. ये अगर डबल हो गया तो अब ये इस डबल मास को बैलेंस कर सकता है, 2mg को बैलेंस कर सकता है। Yes, sir. यानी इसमें जो राइस होगा वो 2m के बराबर हो सकता है। तो क्योंकि ये इसको बैलेंस कर सकता है, भाई इतने तो उठाएगा जितना वो बैलेंस कर पाएगा, तो 2f बैलेंस कर सकता है। अब तो 2mg उठाएगा। पहले वो f था फोर्स, तो mg उठा रहा था पानी को। समझ में आया? Yes, sir. ओके। अच्छा, इसमें ये बोलता अगर कि मैं बच्चे इसमें कंफ्यूजन, मान लो रेडियस की जगह बोलता डायमीटर को डबल कर दिया, तो क्या आंसर सेम आता डिफरेंट आता? रेडियस की जगह डायमीटर डबल कर दिया, सेम आंसर डिफरेंट आंसर? सेम, क्योंकि अगर रेडियस डबल करी, Same सॉरी डायमीटर अगर डबल किया तो रेडियस भी डबल होगी, तभी डायमीटर डबल होगा। इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है कई बार। तो ये सेम है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, चाहे आप रेडियस डबल करो चाहे डायमीटर डबल करो। गॉट इट? Yes, sir. Yes. ओके। अब एक लास्ट चीज समझ लो, बस लास्ट चीज समझ लो 5 मिनट में, जो मैंने आपको छुपा के रखी, आपको बताई नहीं अभी। एक चीज और समझ लो, देखो अभी तक जो हमने करा है, हमने जो कैपिलरी राइस निकाला है h इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो जी। यहाँ पे r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। Radius of No. the capillary tube. दिस इज रेडियस ऑफ, हाँ क्योंकि हमने 2 पाई r लिया था ना, 2 पाई r तो लिया था हमने, 2 पाई r इंटू टी भी किया था हमने, t cos थीटा। आवाज ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हो आप? रेडियस हमने जो डेरिवेशन किया था 2 पाई r तो लिया था, कैपिलरी का। ये तो लिया था मैं। हाँ बिल्कुल, हमने 2 पाई r इंटू टी इंटू कॉस थीटा ये तो किया था। तो यानी हमने रेडियस किसकी ली थी? कैपिलरी की ली होगी, ठीक है। तो ये जो रेडियस एक्चुअली है कैपिलरी ट्यूब की है। अगर मान लो मुझे रेडियस ऑफ इसकी कर्वेचर के बारे में बात करूं मैं, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी कुछ, अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, अगर मान लो थीटा 0 नहीं है, अगर 0 होगा फिर तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर मान लो थीटा 0 हुआ तो ये सरफेस बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ऐसा, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा। तो इस केस में क्या होगा, ये आर, Yes. ये क्या बन गया, डायमीटर ही बन गया एक तरह का 2r जो है। तो ये भी आपका, यानी सॉरी आर और आर आपका डायमीटर बन गया ये, तो यानी ये भी आर होगा इस केस में। तो इस केस में तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब बराबर होंगे इस केस में, अगर थीटा 0 हुआ है ना। बट मान लो थीटा 0 नहीं है, Yes, sir. ये केस आ गया। इस केस में दोनों का हमें रिलेशन निकालना है। इस केस में हमें अगर दोनों का रिलेशन निकालना है तो क्या रिलेशन को निकाल सकता है? रिलेशन इसमें आर और आर के टर्म में कोई रिलेशन निकाल सकता है? साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म में क्या आएगा? एक बार ट्राई करो जरा, ट्राई करके देखो। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो अगर बनेगा तो ऐसे कुछ बनेगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ से परपेंडिकुलर, और ये एंगल आपका थीटा है। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R cos थीटा। ओके, लेट अस सी। ये आपका स्मॉल आर है, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस, और ये आपका इसका रेडियस है। तो स्मॉल r किसका रेडियस है? स्मॉल आर हमने क्या माना है यहाँ पे? रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब माना है ना। वो किताब पे आप पे डिपेंड करता है, आपने यहाँ पे इसको माना है ना। कुछ किताबें हो सकती है कैपिटल आर को लिख रही हूँ, लेकिन आपने जो यहाँ पे मान लिया था, आपने जो यहाँ पे मान लिया था वो आपने इसको स्मॉल आर जो है कैपिटल कैपिलरी का वो माना है, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब का रेडियस अभी आप देखा था यहाँ पे हमने। यस सर। तो ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। आप देखो यहाँ पे थीटा बीटा कैसे बनेगा, इस डायग्राम में देखो, थोड़ा सा लगाओ, ज्योमेट्री वगैरह यूज करो। थीटा है, ये 90 है, अगर ये 90 होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा,
लगाओ थोड़ा सा कलाकारी। बताओ किसकी है, मैंने ऐसे बनाई है से ये, कैपिटल आर किसकी रेडियस है? किसकी होनी चाहिए? सर ये जो इसका बबल का रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये कर्वेचर है जो ये, है ना। और मैंने ओके स्मॉल सर। आर ऐसे बनाया, इसका मतलब ये आर जो है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है। तभी तो ऐसे डायग्राम बनेगा, नहीं तो डायग्राम ही चेंज हो जाएगा आपको। तो क्या रिलेशन बना स्मॉल आर कैपिटल आर में? स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R cos थीटा। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कॉस थीटा। ओके, बाकी लोग भी एक बार देखो क्या बना रिलेशन। यस सर, यही बन रहा है। स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कॉस थीटा। अच्छा जी, कहाँ गया कर्सर हमारा? ये रहा। यानी यहाँ पे क्योंकि ये 90 माइनस थीटा बना तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा बनेगा। सिंपल से ये एंगल भी हमारा 90 माइनस थीटा बनेगा, क्योंकि ये हमारा 90 माइनस थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आप अल्टरनेट एंगल ये आप भी निकाल सकते हो अपने, और हो सकता है किसी और तरीके से निकालो। तो ये एंगल मेरा कुल मिला के 90 माइनस थीटा बन रहा है ऊपर ये वाला। तो आई कैन राइट दैट आर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर। तो यानी कि आर कॉस थीटा इक्वल टू स्मॉल आर, ये बन रहा है आप लोगों का रिलेशन। यस सर। आर कॉस थीटा इक्वल टू आर बन रहा है, वेयर हमें पता है कि कैपिटल आर क्या है और स्मॉल आर क्या है। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर मैं देखूं यहाँ पे ये मेरा बन रहा है, अगर मैं इसको बोलूं आर बाय कॉस थीटा, तो आर बाय कॉस थीटा क्या है मेरा? कैपिटल आर। आर बाय कॉस थीटा मेरा कैपिटल आर है। तो मैं इस फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूं? 2t बाय आर रो जी, ये लिख सकता हूं, वेयर आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगेन इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं मैं ये। मैंने यहाँ पे आर बाय कॉस थीटा को रिप्लेस कर दिया कैपिटल आर से। यस सर। तो दिस इज माय फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लिक्विड, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लिक्विड। समझ में आई बात? यस सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कब चेंज होगा आपका? अगर सेम लिक्विड है, मान लो लिक्विड सेम है, सरफेस सेम है, सब कुछ सेम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज कब होता है आपका? हाइट की वजह से। हाइट की वजह से। कैसे? सब जब जो कॉलम की हाइट होती है वो कम मतलब इनसफिशिएंट होती है। हाँ, जो आपकी ट्यूब है अगर वो इनसफिशिएंट लेंथ की हो गई, उस केस में वो सरफेस आपका चेंज होना शुरू हो जाता है। तो आपका क्या होगा? एंगल वगैरह चेंज होना शुरू हो जाएगा कॉस थीटा। उस केस में आपका थीटा वीटा चेंज हो जाएगा। तो उस केस में ये आपका फिर आर जो है चेंज हो जाएगा। देखो ये तो चेंज होगा नहीं, ये आर तो सेम रहेगा। तो कैपिलरी ट्यूब में जो है ये आर तो सेम रहेगा, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब तो सेम रहेगा, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर इट मे चेंज। ठीक है, आर मे चेंज। तो ये फॉर्मूला जो है वहां पे कांस्टेंट नहीं रहेगा, फिर वो आर ओ चेंज हो जाएगा, मे चेंज इन केस ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ ट्यूब। तो आप वहां पे अगर फॉर्मूला लगाओगे, मान लो दो कंपेयर करने हैं आपको, दो अलग अलग कॉलम को, तो आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कैपिटल आर से, क्योंकि कैपिटल आर तो चेंज हो सकता है। आपको कंपेयर करना पड़ेगा फिर इससे, स्मॉल वाले आर से। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे बेस करते हैं, बस फिर क्लास खत्म करते हैं। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि एक वाटर ग्लास कैपिलरी को वाटर में डुबाया,
एंगल तो 0 हो गया, हमें पता ही है। ग्लास कैपिलरी को वाटर में डुबाया तो जो कैपिलरी राइस आया वो 8 सेंटीमीटर का आया, 8 सेंटीमीटर का आया। अब आपने क्या किया, कैपिलरी ट्यूब को तोड़ दिया, टूट गई है फिर, ठीक है। आप लोग लड़ाई करते हो लैब में, तो कैपिलरी ट्यूब तोड़ दिया आपने, कैपिलरी ट्यूब इज ब्रोकन। और ये कितनी हाइट हो गई इसकी, अब इसकी लेंथ जो है केवल बची हमारी 6 सेंटीमीटर, तो कम हो गई, इनसफिशिएंट लेंथ हो गई, इनसफिशिएंट लेंथ हो गई। अब ये कह रहा है कि बताओ अब कैपिलरी राइज कितना होगा, ये तो वैसे ही बता दो मेरे को कितना होगा बिना करे ही। 6 सेंटीमीटर, तो ये तो एच डैश तो 6 सेंटीमीटर है। 6 दूसरा ये पूछ रहा है कि ये बताओ एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, अब ये निकाल लो, फिर मेरा काम पूरा। डिग्री हो जाएगा। हाउ मच, cos कॉस इनवर्स 6/8। 6/8 यानी कि 3/4 बोल रहे हो। यस सर। सीम्स करेक्ट, सीम्स करेक्ट। बाकी लोग भी एक बार देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अभी आंसर जिसने निकाले उनका नाम क्या है? कुणाल। कुणाल, गुड कुणाल, वेरी गुड। अगर सही कंसेप्ट से किया होगा है ना, गड़बड़ से मत करना बस। आई होप आपने सही कंसेप्ट से किया होगा। चलो बाकी देखो, नेक्स्ट कौन आता है, सेकंड बच्चा कौन निकालता है? अभी पूछूंगा आपसे मैं, सेकंड बच्चा देखो कौन निकालता है आंसर। अभी तक किसने निकाला नहीं सेकंड। अब तो फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया आई थिंक। यस सर। अच्छा, अब तो हमारा कुछ नहीं बचा। एक्चुअली मेरे को बताता है ना कि मैं कई सारी क्लास एक साथ पढ़ा रहा हूँ, और अभी आपकी क्लास में नई नई ज्वाइन की है, तो मुझे भी आइडिया नहीं है कहाँ पे क्या चल रहा है। बाकी क्लास का तो मुझे आइडिया हो रहा है क्योंकि काफी क्लासें हो गई उनकी, आपकी काफी टाइम बाद हुई है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपका कंप्लीट हो गया है, और अब मुझे स्टार्ट करना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। So done. डन। व्हाट्स योर नेम? Sir, Asmita. अस्मिता, डन, ओके गुड। और किसका हुआ अस्मिता के मेरा अलावा? भी हो गया। सोमिल का हो गया, गुड। अच्छा बताओ यार क्या किया? तो इसके अंदर हमने पहले एच आर वाला फॉर्मूला लगा दिया, मतलब एच आर इक्वल्स टू एच डैश आर डैश वाला। ओके, उससे हमारे पास आया आर डैश इक्वल्स टू 4/3r। ठीक है, तो एच R- इंटू, हाँ फिर आर डैश को लिख सकते हैं r बाय कॉस थीटा। हाँ, फिर r से r कैंसिल, कॉस थीटा की वैल्यू 3/4 आ गई, फिर थीटा निकाल दिया। ओके जी, ओके ठीक है। यही तरीका लगाया, बाकी लोगों ने कि कुछ और लगाया? डायरेक्ट अस्मिता और रिलेट कर दिया। कुणाल,
हाँ कुणाल बताओ डायरेक्ट कैसे रिलेट किया। सीधा उसका फॉर्मूला होता है ना, एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r rho g। करेक्ट। वहाँ फिर से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दी, रिलेशन आ गया। h अपॉन ओके cos थीटा इज इक्वल टू h डैश अपॉन cos फाई, अगर नया एंगल हम फाई कह रहे हैं। ओके, तो मैं एच को लिख सकता था 2t cos थीटा cos 0 होता है वाटर के केस में, यस सर। तो मैं लिख सकता था इसे, अगर मैं कैपिटल आर के टर्म में कैसे लिखा था, कैपिटल आर के टर्म आपको निकालना क्या है इसमें, आपको निकालना है एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा निकालना है बेसिकली मुझे, तो ठीक है मेरा स्मॉल आर तो सेम ही रहेगा दोनों केस में, तो मैं लिख सकता हूँ इसे आर रो जी, ये मेरा एच हो गया। जब मैं एच डैश निकालूंगा तो एच डैश मुझे पता है वो एल के बराबर होगा 6 सेंटीमीटर, और ये किसके बराबर होगा 2t cos थीटा, जो मेरे को एंगल चाहिए भाई, टी तो सेम रहेगा। अब इस बार cos थीटा आ जाएगा, पिछले बार cos कितना था 0 था, तो यहाँ पे क्योंकि सरफेस ने कुछ अपना एंगल चेंज किया होगा तो इसलिए कुछ cos थीटा आ जाएगा। अपॉन में r रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब तो सेम रहेगी, रो सेम रहेगी, जी सेम रहेगी, तो हमें करना क्या है, दोनों को केवल डिवाइड करना है। ये आपका 8 सेंटीमीटर था और ये आपका 6 सेंटीमीटर था, दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, तो दोनों को जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा भाई आपका 8 इक्वल टू, तो अब क्या रहा था भाई यहाँ पे 2t cos 0 r रो जी, और अगले केस में आपका गया 6 इक्वल टू 2t, ये भी सेम रहेगा, cos थीटा बस चेंज हो जाएगा केवल यहाँ पे, बाकी सब सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, r रो जी चेंज नहीं होगा, दोनों को डिवाइड कर दो, तो 8/6 इक्वल टू cos 0 यानी कि 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, बस यहाँ से cos थीटा आ गया, cos थीटा आपका आ गया 4/3 यानी कि 3/4। समझ में आया सबको? यस सर। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक ग्लास की कैपिलरी ट्यूब थी और उसमें वाटर जो है 8 सेंटीमीटर राइज कर रहा था, ठीक है, 8 सेंटीमीटर राइज कर रहा था, सफिशिएंट हाइट रही होगी इसकी, मैंने लेंथ रही होगी ट्यूब की। अब आपने कैपिलरी ट्यूब गलती से तोड़ दी और इसकी लेंथ रह गई केवल 6, लेंथ रह गई केवल कितनी 6, 8 से कम रह गई। तो अब वो बोल रहा है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट बताओ कितना होगा। पहले तो आपको पता है वाटर का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है 0 होता है यूजुअल केस में, तो इस केस में आपने क्या माना कि 8 सेंटीमीटर जो राइज हुआ वो 2t cos थीटा बाय r रो जी होगा, फ्री राइज हुआ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। लेकिन इस केस में क्या हुआ, आपकी लेंथ कम हो गई, तो अब जो राइज होगा वो 8 तो हो नहीं सकता, मैक्सिमम 6 हो सकता है, कि लेंथ ही 6 बची है। तो अब क्या होगा, सरफेस अपनी कर्वेचर चेंज कर देगा। तो यहाँ पे जो 2t cos थीटा मैं लिख रहा था, 2t cos 0 की जगह cos थीटा लिख दिया मैंने इस बार। बाकी सब तो सेम रहेगा, रेडियस ऑफ कैपिलरी चेंज होगा नहीं, तो डेंसिटी ऑफ वाटर चेंज नहीं होगा, जी चेंज नहीं होगा। तो फिर हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, उससे हमारा आ गया। समझ में आया? यस सर। ओके, तो आई होप कि सबको आज की क्लास क्लियर हो गई। कैपिलरी ट्यूब का जो राइस है वो सब निकाल सकते हो, कैपिलरी ट्यूब के राइस वाइस का अगर फॉर्मूला आया, डेरिवेशन आया, कर सकते हो सब लोग। यस सर। तो डेरिवेशन, यस सर। यस, डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड जो ये न्यूमेरिकल है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसकी जो बाकी फिर अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वगैरह करने हैं, इसके एक आधा कुछ क्वेश्चन देख लेंगे और अच्छे क्वेश्चन, और इसे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे स्टॉप करें? यस सर। ओके, तो क्लास को स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। सर Yes. सर नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे। बताओ क्या करना है स्टार्ट तुम? सर मतलब वो ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी क्या हो गया? हो चुका है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो। मैंने आपने वो कर लिया, मैंने क्या ना बोलते हैं सॉलिड और सॉलिड का कर लिया, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस वो सब कर लिया। यस सर, ये सब हो चुका है। अच्छा हो चुका है, तो फिर तो बढ़िया यार, फिर क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, फिर बताओ क्या करना है। थर्मोडायनेमिक्स करें, क्या करें फिर स्टार्ट? सर करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक्स कर लें? यस सर। यस सर। ठीक है फिर तो थर्मोमेट्री से स्टार्ट कर लेते हैं, थर्मल एक्सपेंशन वगैरह वगैरह, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना। ठंड भी ज्यादा हो रही है, थर्मोडायनेमिक्स आएगा थोड़ा गर्मी होगी है ना। तो ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थर्मोमेट्री। तो आप थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह बेसिक देख के आना, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, राइट? ओके सर।
ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, Thank you, मिलते हैं फिर दोबारा। थैंक यू। ओके, वेलकम एवरीवन, वेलकम, दोबारा मिलते हैं अगली क्लास में। किसी को डाउट